जी, तो हमारा पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम पेनिट्रेशन इफेक्ट। इनमें से किसका मैक्सिमम पेनिट्रेशन इफेक्ट है। जी, तो हमने बात की थी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है एस का, और उससे कम होता है पी का, उससे कम होता है डी का, और उससे कम होता है एफ का। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है 4s का, सो द राइट आंसर इज 4s। ये तो सबका ठीक होगा, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स इन दी 1s सबशेल आर मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन आर्गॉन देन इन हीलियम ड्यू टू द लार्जर इन आर्गॉन। जी, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कहता है कि हीलियम के अंदर भी हमारे पास 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आर्गॉन के अंदर भी हमारे पास 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ना आर्गॉन के 1s में, वो ज़्यादा क्लोज़र हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं एज़ कम्पेयर टू हीलियम। क्यों? आर्गॉन के जो 1s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं एज़ कम्पेयर टू जो हीलियम के 1s इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? हमें पता है कि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, इसमें 18 प्रोटॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है, जबकि हीलियम जो है वो हमें पता है कि वो 4 और 2 है, तो इसमें 2 प्रोटॉन है। तो चूँकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है आर्गॉन का, इसीलिए इसके 1s इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब हैं। सो द राइट आंसर इज़ अल्फ़ा। डायमैग्नेटिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, पैरामैग्नेटिज्म का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हुंस रूल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में प्लेस करना है तो इसमें से कौन सा रूल एप्लीकेबल नहीं है, या तीनों ही एप्लीकेबल, तीनों ही एप्लीकेबल होते हैं। जी बच्चों, इसका क्या आंसर है। ये जो ऑफ्मा प्रिंसिपल होता है ये हमें सबशेल्स की एनर्जी बताता है। सबशेल्स एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सबशेल्स। ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। हुंस रूल हमें डी जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने के बारे में बताता है कि आपने उनको सेपरेट ऑर्बिटल्स में प्लेस करना है। तो इनमें से कौन सा रूल ऑर्बिटल पे अप्लाई नहीं हो रहा। ऑफ्बा प्रिंसिपल ऑर्बिटल पे अप्लाई नहीं हो रहा, वो तो सबशेल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑफ्बा प्रिंसिपल हमें सबशेल्स की एनर्जी के बारे में बता रहा है, ऑर्बिटल के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। तो कौन सा रूल एप्लीकेबल नहीं होता ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करते हैं, ऑफ्बा प्रिंसिपल। बाकी दोनों रूल्स अप्लाई होते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन भी अप्लाई होता है कि आपने एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट होगी, और हुंस रूल भी अप्लाई होता है कि आपने उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, सेपरेट ऑर्बिटल्स में प्लेस करना है विद सेम स्पिन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ईच सेट ऑफ डी सबशेल, वो पूछ रहे कौन सी करेक्ट है। अच्छा, अल्फा ऑप्शन है ईच सेट ऑफ डी सबशेल कंटेन्स 7 ऑर्बिटल्स। तो क्या डी के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं? नो, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। नेक्स्ट है, ईच सेट ऑफ डी सबशेल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? 10, 14 नहीं। The first energy level contains only S and P subshell. No, फर्स्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ S होता है, P नहीं होता। और पीछे ऑप्शन बची डेल्टा, यही ठीक होगा। द S ऑर्बिटल इन एनी शेल इज ऑलवेज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। यस, ये बात ठीक है। हर हर शेल के अंदर जो S सब शेल है उसकी शेप स्फेरिकल होगी। बस क्या होता है कि शेल का नंबर इंक्रीज होने से उसका जो साइज है सब शेल का वो इंक्रीज होता है। So the right answer is delta. Next है, which of the following sets of quantum numbers n, l, m, s could represent the last electron added to complete the electronic configuration for a ground state atom of chlorine according to the Aufbau principle. जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर्स का जो सेट है
वो आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जब हमने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट कर दिया, added to complete the electronic configuration for a ground state of chlorine according to the Offa principle। जी, तो क्लोरीन की कन्फिग्रेशन क्या होती है? 17 1s, मतलब पहले मैं लिख लेता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p x 3py और 3pz। 1 2 3 5 प्लेस करने हैं, 4 5। तो क्या आंसर होगा इसका? हाँ जी, चूंकि ये 3p है, 3 के लिए n की वैल्यू होगी 3, और चूंकि p ऑर्बिटल है, p के लिए l की वैल्यू होगी 1, और इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये है -1, ये है 0, ये है +1, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 है, और इसकी स्पिन होगी -12। सो द राइट आंसर इज बीटा। ऑर्बिट शेल को कहते हैं, और ऑर्बिटल जो है वो सब शेल की ओरिएंटेशन होती है। जो शेल होता है उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं, और जो सब शेल की ओरिएंटेशंस होती हैं उनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अच्छा, ये स्पिन के वाले से ना आपने एक बात याद रखनी है, ये स्पिन जो है ना ये कंट्रोवर्शियल है। ये जो स्पिन है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, मतलब दोनों, फेडरल लाहौर, जो जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स में क्लॉकवाइज स्पिन को नेगेटिव हाफ कंसिडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ। जी, पर आपको जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आपको सबशेल्स, जो सबशेल्स है ना, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, सिर्फ उसमें ही कंफ्यूज किया जाएगा, स्पिन में कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर इससे मिलती जुलती कोई और ऑप्शन नहीं ना नजर आई? आपको ऐसा नजर तो नहीं ना आया कि 3 1 1 और प्लस हाफ भी था? ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ 3 1 1 माइनस हाफ। तो आपको स्पिन में कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो प्लस हाफ होता तब भी यही ठीक होता, नेगेटिव हाफ होता तब भी यही ठीक होता। तो कुछ लिटरेचर में क्लॉकवाइज जो है उसको प्लस हाफ कंसिडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव हाफ कंसिडर करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसमें कभी भी आपको स्पिन स्पिन के वाले से कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। वो प्लस हाफ या नेगेटिव हाफ दोनों लिखी हो सकती हैं। मसला होगा उससे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे ही आपने डिसाइड कर लेना होता है। अब P के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? P P की वैल्यू, L की वैल्यू होती है 1, तो ये -L से लेके +L तक होता है। तो इसका मतलब ये -1 से लेके +1 तक होगा। तो P के लिए मतलब ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये किस ऑर्बिटल में है जिसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 है? तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, थर्ड वाली वैल्यू। थर्ड वाली वैल्यू हमारी मैग्नेटिक की वैल्यू है। बेटा, पी के 3 ऑर्बिटल्स है ना, तो पहले ऑर्बिटल की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू होती है वो होती है -1, दूसरे की होती है 0, और तीसरे की होती है +1। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में था? +1 में था ना, तो इसलिए जो हमारे पास जो थर्ड वैल्यू थी वो थी +1। ठीक है। अच्छा, ए क्यों नहीं है? ए क्यों नहीं है कि एल ज़ीरो किसके लिए होता है? एल की वैल्यू ज़ीरो किसके लिए होती है? एस के लिए। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में थोड़ी है, पी में है। तो ए ऑप्शन इसलिए नहीं है। बी ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो फोर्थ शेल में नहीं है, और ये भी फोर्थ शेल में नहीं है। सो द राइट आंसर इज बीटा।
लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3p(z) में है, तो 3p(z) का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा पेनिट्रेट हुआ है अपने ऑर्बिटल के अंदर, और इसका मतलब है कि वो कितना ज़्यादा करीब है न्यूक्लियस के। तो जिसका साइज स्मॉल होता है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि एस का साइज स्मॉल होता है तो एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है। एस के अंदर जो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं। पी का साइज बड़ा हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से दूर हो जाते हैं तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कम हो जाता है। और डी का साइज और बड़ा हो जाता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट और कम हो जाता है। और एफ का साइज और बड़ा हो जाता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट और कम हो जाता है। जी नेक्स्ट है, विच रिस्पॉन्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द स्पीशीज लिस्टेड बिलो दैट हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p6 इन देयर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल। इनमें से किसके अंदर इनके हाईएस्ट एनर्जी लेवल में ये कन्फिगरेशन है? कैल्शियम +2, सोडियम +1, आर्गॉन और ऑक्सीजन -2, इनमें से किसके हायर एनर्जी लेवल की ये कन्फिगरेशन है? तो कैल्शियम +2 का मतलब है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करनी है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका जो हायर एनर्जी लेवल है वो तो 3s और 3p है, तो कैल्शियम +2 तो ना हुआ, तो ये ऑप्शन। और आर्गॉन भी 18 ही होता है, तो आर्गॉन की भी यही कन्फिगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जी, तो आर्गॉन के अंदर भी ऐसा ही है, आर्गॉन 18 2s 3s2 3p6, तो इसका भी हायर एनर्जी लेवल ये थोड़ी है। अच्छा, सोडियम +1, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन +1 का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका हायर एनर्जी लेवल 2s2 2p6 है। इसी तरह ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन -2 का मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी भी यही कन्फिगरेशन है। So the right answer is Na+1 and oxygen -2. So the right answer is beta. Next है, which of the following particles on losing an electron have a half-filled set of p orbital? इनमें से कौन सा पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होगा? जी, कार्बन की नॉर्मल कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 और 2p में 2 हैं। अच्छा, जब और कार्बन माइनस से क्या मुराद है कि इसने एक गेन कर लिया, तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जब ये एक लूज कर देगा तो क्या इसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, इसके पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हाफ फिल्ड नहीं है। अच्छा, n-1, n का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 और 2px 2py 2pz, इसमें एक एक आ गया। जब इसने -1 का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब जब ये n- ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, n- क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो अब इसका पी शेल जो है वो हाफ फिल्ड हो गया। जी, तो यही आंसर है, बीटा। वैसे चार्ली ऑप्शन भी देख लेते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास 7 है, 1s2 2s2 1 2 3। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या अब इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये भी हाफ फिल्ड नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन +1 को देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 और 2px 2py 2pz। अच्छा, 4 5 6 7 और 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और +1 से मुराद है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो इसने जो है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन प्लस वाले ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ऑक्सीजन प्लस वाले ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो क्या अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है? नो, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये हाफ फिल्ड था। सो द राइट आंसर इज
नहीं बेटा, आपने स्टेटमेंट को समझना है। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हैव ए हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल। इनमें से कौन सा पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होना चाहिए। लूज करने के बाद ये स्टेट नहीं आनी। इनमें से कौन सा पार्टिकल जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर उसके पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होगा। स्टेटमेंट समझनी है आपने। सो द राइट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप समझा करो, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना यही जो है ना काम होता है सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, इनमें से कौन सा पार्टिकल ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल आ जाएगा। इनमें से कौन सा पार्टिकल, तो इनमें से जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके बाद उसके पास पी ऑर्बिटल, पी सबशेल हाफ फिल्ड होगा। ऐसा नहीं कह रहा कि, वो ऐसा नहीं कह रहा आपको कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनमें से कौन सा पार्टिकल बनेगा जिसके पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। क्वेश्चन ये नहीं है। आप लोग ये कह रहे हो कि क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये पार्टिकल बनते हैं और इन पार्टिकल में किसके पास हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल है। वो कह रहा है इनमें से कौन सा पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर उसके पास हाफ फिल्ड पी सबशेल होगा। सो द राइट आंसर इज बीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ जी, नेक्स्ट है व्हेन द 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीटेड द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। जब 6d ऑर्बिटल, ये हमने शायद प्रैक्टिस भी की थी, जब 6d ऑर्बिटल फिल हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा जी। 6d की वैल्यू निकाल लो आप, n प्लस एल वैल्यू, तो 6 प्लस d के लिए L2 8। तो आपने देखना है इनमें से कौन सा 8 है और 9 है। तो 7 प्लस 3 हो गया 10, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 2 9, तो 8 वाला। सो द राइट आंसर इज बीटा।